नमस्ते दोस्तों। मेरी किसी कारणवश वीडियो अधूरी रह गई थी। मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करूँगी। मुर्गियों की बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे थे। मुर्गियों की बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था खूनी दस्त रोग। मैं इनके कारण आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, तो आप देखिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम इनके उपचार से। तो अगर खूनी दस्त रोग किसी भी मुर्गी में अगर दिखते हैं तो वहाँ पर हमें उपचार के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, साफ़ सफाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो मनुष्य के लिए हो चाहे जानवर के लिए हो। देखिए, दड़बे को साफ सूखा तथा नमी रहित, हवादार तथा धूप आने वाला बनाकर रखें। ऐसी जगह आप दड़बा बनाएं चूजों का जिससे क्या हो, वहाँ पे साफ़ हो और वो सूखा हो, मतलब वहाँ पे कोई किसी प्रकार की नमी ना रहे, ठीक है। और हवादार हो, मतलब हवा का आदान प्रदान होता रहे, मतलब अच्छे से हवा आए और वहाँ से निकल भी जाए। ऐसा नहीं कि हवा आके रुकी रहे। और धूप भी वहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अलग अलग उम्र के चूज़ों को अलग अलग रखें। क्या है, अलग अलग उम्र के चूज़ों को अलग अलग रखें। ऐसा नहीं आपने मिक्स कर दिया, अभी 4 दिन 1 हफ्ते का बच्चा है उसको आपने 4 हफ्ते के बच्चे के साथ रख दिया, नहीं। तो मतलब अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग रखें। दड़बे में भीड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब इतना स्पेस हो कि आराम से वहाँ पे वो रह पाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। दड़बों में कार्य करने वाले व्यक्ति को फिनाइल के घोल से अपने हाथ पैर को भी संक्रमित करके ही दड़बों में घुसने देना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति है उनकी देखरेख करता है जो चूज़ों की, वो व्यक्ति किसके द्वारा अपने हाथों को साफ सफाई रखे, फिनाइल के द्वारा, ठीक है। तो ही क्या करे, आगे फिर उनको उनकी देखरेख करने के लिए जाए। आगे कुछ पॉइंट्स हैं देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट है आपका सल्फाइडिमिडीन, सल्फामेराजिन। आप इन चीज़ों को तोड़कर पढ़ें, इन नामों को आपको एकदम से तो याद होगी नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, सल्फाडिमिडीन, सल्फामेराजिन या सल्फागोनिडीन या सल्फाडाइजिन को चूहे को 0.5% पहले 3 दिन लगातार दें। मतलब जो आपको मेडिसिन के नाम दिए हैं ये आप इनको क्या करें, कितने ml में उसमें देना, तो 0.5% पहले 3 दिन लगातार दें। उसके बाद 2 दिन ना दें, मतलब क्या करें, लगातार देना है, फिर बीच में रोक लेना है, फिर नहीं देना है, तथा फिर 3 दिन लगातार दें। बड़ी मुर्गी को हर रोज़ दें। मतलब ये चूज़ों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि चूज़ों की बात इसलिए कर रहे हैं, अधिकतर ये बीमारी किसमें, चूज़ों में हो रही है, इसलिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेडिसिन का उपचार है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोफ्यूरोजोन 0.022% तथा फुराजोलिडान 0.003% को मुर्गी के आहार में मिलाकर मुर्गियों को खिलाना प्रस्तावित किया जाता है। मतलब ये आप किस प्रकार से देंगे, उनको आहार में मिलाकर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बीमारी की बात करेंगे हम अपना इसके बाद में खूनी दस्त रोग के बारे में। नेक्स्ट आपका रहेगा क्रॉनिक श्वसन रोग। देखिए, श्वसन रोग यानी कि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से मुर्गियों में रोग आ गया और एकदम से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा तो नहीं होता, पर ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला रोग है क्रॉनिक श्वसन रोग। तो ये दीर्घकालीन रोग है तथा खांसी एवं दम खींचने का रोग है। ये रोग माइकोप्लाज्मा, क्या है ये रोग, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम साइनोविए के द्वारा होता है, जो कि इस्चेरिचिया, किसके द्वारा, इस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा प्राथमिक संक्रमण फैलाने के कारण ज़्यादा होता है, ठीक है। इस इस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा प्राथमिक संक्रमण फैलाने के कारण ज़्यादा होता है। मतलब ये जो रोगाणु ये ज़्यादा संक्रमण करता है, मतलब ज़्यादा फैलता है, ठीक है। इस रोग के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। क्रॉनिक श्वसन रोग के लक्षण मुख्य हैं। मतलब हमें अगर ये मुर्गी को बीमारी हो जाती तो वो मुर्गी कैसी एक्टिविटी करेगी, उसके लक्षण हमें किस प्रकार से दिखेंगे, तो वो हम देखते हैं। मुर्गियों को श्वास लेने में कठिनाई होती है। क्या होता है, मुर्गियों को श्वास लेने में कठिनाई होती है तथा श्वास लेने से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल उनको दिक्कत होती, नहीं, उसमें से आवाज़ एक्टिविटी भी होती, कैसे, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, ठीक है। किस रोग में आती है, क्रोनिक श्वसन रोग से। अब देखिए नेक्स्ट है आपका दाना चुगने की दर कम हो जाती है तथा मुर्गियां खांसने एवं छींकने लगती है। ये दाना चुगने की प्रोसेस है और एक सुस्त होने की प्रोसेस है। ये आपको सभी रोग में एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। आप सभी में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं।
और एक साफ़ सफाई भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। छींकने लगती हैं, नाक से कभी कभी स्राव बहने लगता है, पदार्थ होता है, अच्छा अपने मनुष्य को भी आता है तरल पदार्थ, इस प्रकार से इनको भी पदार्थ तरल पदार्थ टाइप का बहने लगता है। ठीक है, अंडोत्पादन कम तो हो ही जाता है, श्वास लेते समय पक्षी दम खींचने लगते हैं। ठीक है, मतलब इनको हाँफ होने लगती है। अब इसके लक्षण है ये। ठीक है, अब इस लक्षण के लिए उपचार क्या रहेंगे वो देखेंगे। तो है पहला, स्वस्थ मुर्गियों को टीकाकरण से बचाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं उपचार में? पहला है स्वस्थ मुर्गियों को टीकाकरण से बचाया जा सकता है। दूसरा आपका दिया है ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के 3 इंजेक्शन 15 दिन के अंतर पर लगाते रहना चाहिए। मतलब इस बीमारी के उपचार में क्या करना चाहिए आपको? कौन सा टीका लगाना है? ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के 3 इंजेक्शन 15 दिन के अंतर पे लगाते रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको इसमें ऐड करना है, मतलब जोड़ना है उपचार में। फिर है टियायूटीन 5 ग्राम 18 लीटर पानी में घोलकर चूजों को उनके प्रथम सप्ताह के 3 दिन तक 1000 चूजों की दर से पीने के लिए दें। मतलब क्या करें, ये इस मात्रा में आप इन घोल बना लें और फिर 1000 कितना है 5 ग्राम क्या टियामूटीन 5 ग्राम है 18 लीटर पानी में। कितना पानी लेना है हमें मात्रा पानी की? 18 लीटर। और ये 18 लीटर की मात्रा कितने चूजों को बांटनी है? 1000 चूजों की दर में। ठीक है, उनको पिलानी है, बस इतना सफिशियंट है, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इजी चीज़ है मैं आपको वो बताऊंगी। ये आप चीज़ मैं पढ़ा दूंगी, पढ़ा के चली जाऊंगी, आपको कोई आपके माइंड में क्लिक नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। मेडिसिन के नाम है तो आप रहने दीजिए। आप नेक्स्ट देखिए, ऑरियोमाइसिन या स्टेक्लिन की 2 से 3 टिकियाँ 20 लीटर पानी में घोलकर मुर्गियों को पिलाना चाहिए। ये किस बीमारी के अंतर्गत पिलाना चाहिए? जब उनको कौन सा रोग हो जाएगा आप देखेंगे, क्रोनिक श्वसन रोग। ठीक है, ये इनके उपचार आपको लिखने हैं। नेक्स्ट उपचार के बारे में हम बात करेंगे, श्वेत डायरिया। ये भी एक मुर्गियों को ही होने वाला रोग है। कौन सा रोग है? श्वेत डायरिया। ठीक है, तो ये जीवाणुविक रोग है जो कि साल्मोनोला क्या है? साल्मोनोला प्यूलोरम क्या है? प्यूलोरम नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये प्रायः चूजों के अंडों से निकलने के पश्चात होता है। मतलब ये कैसे कब हो जाता है ये रोग? चूजों के अंडे से निकलने के पश्चात ही क्या ये रोग हो जाता है, जिनसे उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करती है। मतलब ये जो श्वेत डायरिया है वो क्या लक्षण प्रदर्शित करेगी? तो बीट का रंग श्वेत या हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, इस रोग से 8 या 10 दिन के पक्षी अधिक मरते हैं। कितने दिन के पक्षी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि अंडों के से निकलने के बाद ही पश्चात ये रोग हो जाता है, तो इस रोग में 8 से 10 दिन के पक्षी क्या होते हैं? मर जाते हैं। पंख नीचे की तरफ झुक जाते हैं तथा मुर्गियों का आहार लेना काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम इसे कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आपको दिया है, कलगी का रंग पीला हो जाता है तथा रोगी मुर्गी सुस्त हो जाती है। सभी में सुस्त क्या होगा? कोई भी व्यक्ति अब सुस्त नहीं है तो वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा, तो मतलब वो अच्छे से स्वस्थ नहीं रहेगा। अब इसके उपचार क्या देख लीजिए आप। तो उपचार है, चूजों के आहार में 0.04% फ्यूराजोलिजन को मिलाकर खिलाना चाहिए। ठीक है, इस रोग में टेरामाइसिन, ऑक्सीस्टेलिन, स्ट्रोसाइक्लिन आदि किसी एक दवा का 1 से 2 मिलीमीटर वयस्क मुर्गियों को तथा 0.5 से 1 मिलीमीटर के चूजों को दवा के बराबर विशुद्ध जल में मिलाकर मांस में सुई के द्वारा देना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसमें विशुद्ध जल, मतलब शुद्ध जल ना होकर उसे विशुद्ध जल में मिलाकर और मांस में सुई के द्वारा देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इस रोग के रोकथाम के लिए स्टेक्लिन की 1 टिकिया या उपचार के लिए 2 से 3 टिकिया 20 लीटर पानी में घोलकर पीने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको देखने को मिल रहा है। आगे की हम बात करेंगे, तो आगे है आपका हेजा। ठीक है, तो ये रोग पास्चुरेला एबिसिडा किसके द्वारा हो रहा है? ये रोग हेजा मुर्गियों में हो रहा है। हेजा रोग किस द्वारा? पास्चुरेला एबिसिडा।
से होता है। ये रोग अत्यंत संक्रामक है, मतलब ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है, एक से दूसरे में, तथा अत्यंत तेजी से फैलता है। इस रोग में दस्तों का रंग हरा, बादामी अथवा पीला होता है। मुर्गियां आहार के प्रति अरुचि, मतलब जो खाने पीने की चीज़ होती है उसके लिए अरुचि तथा अधिक प्यास का प्रदर्शन करती हैं। मुर्गियों को श्वासन में कठिनाई होती है तथा ये ज्वर से पीड़ित हो जाती है। मुर्गियां सुस्त हो जाती हैं तथा गर्दन नीचे डालकर पड़ी रहती हैं, ठीक है। इसका उपचार क्या रहेगा हैजे का? तो बीमार मुर्गी के लिए तुरंत अलग व्यवस्था, स्वस्थ तथा संक्रमण रहित वातावरण में मुर्गियों को रखना चाहिए। स्वस्थ मुर्गियों को फाउल कोलेरा वैक्सीन लगाया जाना सर्वाधिक उचित है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? ये स्वस्थ मुर्गियों की। अब जिसको ये रोग हो गया उसकी बात नहीं कर रहा, स्वस्थ मुर्गियों की बात कर रहे हैं। पहले ही हम ये रोग उनको लगा देंगे ये वैक्सीन, तो उनको ये रोग होने की कम से कम संभावना रहती है। अब नेक्स्ट है बर्ड फ्लू। तो ये रोग बर्ड फ्लू विषाणु H5N के द्वारा होता है। ये बर्ड फ्लू जो रोग है वो कौन से उसके द्वारा होगा? बर्ड फ्लू विषाणु H5N के द्वारा होता है, जो केवल मुर्गी पालन में महामारी के रूप में ही नहीं प्रसारित होता है, बल्कि अन्य जानवरों जैसे बिल्ली, सुअर, चीता तथा कभी कभी मनुष्य में भी होता है। सुना होगा आपने बर्ड फ्लू के बारे में, ठीक है। तो ये सभी में फैलता है। अब इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं हम। ये इसकी थोड़ी सी जानकारी है, मैं बता दूं आप लोगों को थोड़ा जल्दी से, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बर्ड फ्लू का संक्रमण बिल्लियों में होने पर इसकी मनुष्य में फैलने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि बिल्ली मनुष्य के सीधे संपर्क में रहने वाला जीव है। फरवरी 2004 में बर्ड फ्लू लगभग 10 एशियाई देशों और यूएसए में व्यापार रूप में फैला तथा इसके प्रभाव से चीन, वियतनाम, थाईलैंड, कोलंबिया और लाओस में काफ़ी हानि हुई। तो जैसे कि अभी कोरोना फैल रहा था, वैसे ही ये बर्ड फ्लू बीमारी फैली थी, किसके द्वारा? बिल्लियों के द्वारा मनुष्य तक पहुंचकर इतने देशों में ये घातक साबित हुई थी। अब इनके लक्षण क्या रहते हैं बर्ड फ्लू के? तो हम बात करते हैं। संक्रमित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं: खांसी, बुखार, गले व आँखों का संक्रमण, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत होती है, शारीरिक कमजोरी होने लग जाती है और पेशियों में दर्द होता है, ठीक है। तो ये बर्ड फ्लू के लक्षण होते हैं। अब इसके रोकथाम के लिए बात करेंगे हम। रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? संक्रमित पक्षियों से दूर रहना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, इसलिए हमें कभी भी किसी भी पक्षियों का झूठा, फल, कुछ भी चीज़ हो हमें नहीं खाना चाहिए। घर में भी चीज़ों को बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, ताकि बिल्लियों के संपर्क में ये चीज़ें ना आ पाएँ, क्योंकि सभी को पता है बिल्ली घर में बिल्कुल सीधे संपर्क में रहती है। कब वो किसी चीज़ को छू के निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। नेक्स्ट है संक्रमित व रोगग्रस्त पक्षियों का अलग कर देना चाहिए। जो भी जानवर या पशु, जो भी मुर्गियां हैं जो ग्रसित हैं, उनको स्वच्छ जो पक्षी हैं उनसे दूर कर देना चाहिए, ठीक है, अलग रखना चाहिए। उपचार संभव ना हो तो मारकर नष्ट कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गई हैं और इनका कोई इलाज नहीं है, इलाज के बाद भी ये नहीं बच रही हैं, तो इनको क्या करना है? ख़त्म करके नष्ट कर देना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उपचार में क्या है इनका? ओसेल्टामिविर जैसी औषधि का सेवन करना चाहिए। तो इसका उपचार कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं इतनी खतरनाक बीमारी है और उपचार में कोई ज़्यादा उपचार नहीं दिए, तो बस एक ही है, ओसेल्टामिविर जैसी औषधियों का सेवन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करूँगी। फिर आपको आई होप मैं आगे की वीडियो में पशु प्रजनन, पशुओं में किस प्रकार प्रजनन के क्या उद्देश्य होते हैं, किस प्रकार से क्या होते हैं, वो आपको मैं समझाऊंगी। आगे का कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं वीडियो। आई होप आप इसी को समझेंगे अच्छे से, और आप इस चीज़ को अगर आपको एक बार में समझ में आए तो वीडियो 2 बार देखें और अच्छे से समझें, ताकि आपको दोबारा इस टॉपिक को लेकर कभी कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।